नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आप देख रहे हैं IBC 24 की नंबर 1 डिबेट शो बड़ी बहस। और बड़ी बहस में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर विषय की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं अजय चंद्राकर और उसके अलावा भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक है, ये देश बेच सकते हैं। ये गंभीर आरोप भी कांग्रेस के ऊपर लगाए गए। कांग्रेस शासनकाल में जनसांख्यिकी बिगड़ गई है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि असम, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट से ये देश भर में फैल रहे हैं, जिस पर PCC चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए 5 साल पहले कैसे आए, 10 साल पहले कैसे आए, केंद्र में किसकी सरकार है, वो सब क्रॉस करके छत्तीसगढ़ आखिर कैसे पहुंच रहे हैं, ये कांग्रेस नेताओं का कहना है। वे अपनी असफलता पर यानी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वे अपनी असफलता पर कांग्रेस पर अब ठीकरा फोड़ रहे हैं। दरअसल रायपुर की टिकरापारा पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 3 परिवारों के 10 बांग्लादेशी नागरिकों को पिछले दिनों हिरासत में लिया। कल भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस समेत STF की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। ये सभी दावड़ा कॉलोनी और धर्मनगर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। ये लोग पिछले 1 दशक से रायपुर में रह रहे हैं और बाकायदा इनके पास सारे दस्तावेज हैं। आधार कार्ड इनके पास है, पैन कार्ड इनके पास में है, यहाँ तक कि पासपोर्ट, वीज़ा, राशन कार्ड सब कुछ बना कर रह रहे हैं। यहाँ तक कि वोटर ID भी हैं, ये वोटर भी हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस उन सभी के दस्तावेजों की अब जांच कर रही है। इससे पहले ही बांग्लादेशी दंपति को रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। ये भी करीब 15 साल से बांग्लादेश से होते हुए यहाँ आए, यहाँ पर एक रेहड़ी लगाते थे और उसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो इनकी पूछताछ के आधार पर 10 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब ये बहुत सारे सवाल हैं कि जो लोग बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या म्यांमार से अवैध रूप से प्रवास करके यहाँ पर आकर रह गए, इनके इतने सारे दस्तावेज आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आखिर कैसे बन गए? पासपोर्ट कैसे बन जाता है, आधार कार्ड कैसे बन जाता है, इनका बैंक में अकाउंट कैसे खुल जाता है, ये तमाम एक नेक्सस काम करता है। और इसको लेकर अब जमकर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सारे कांग्रेस के वोट बैंक हैं, इसलिए कांग्रेस इनका बचाव करती है। तो कांग्रेस से कह रही है कि आखिर ये लोग कब आए, कितने सालों के दरमियान आए। सरकार लगातार केंद्र में बीजेपी की है, प्रदेश में 5 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की सरकार रही। कैसे ये सब आ गए, एक बार सुनिए जरा, इसमें क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हमारे पास पहुंचे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में और तृणमूल के शासनकाल में जनसंख्यिकी जो असंतुलन है वो बिगड़ गया। जनता को बताना चाहिए, प्रशासन को, कि किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी ने बनाया। कांग्रेस के लिए वो वोट बैंक के समान है या तृणमूल के लिए वो वोट बैंक के समान है। इसलिए इनके बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये देश बेच सकते हैं। अजय चंद्राकर को एक बार आप पूछ लीजिए कि घुसपैठिए आए कैसे, कहां से आए, किनकी सरकार में आए, 12 साल पहले आए, किनकी सरकार थी, देश में किनकी सरकार है, कौन सा सीमा से घुस के आए, किसकी कमजोरी है। देश के अंदेश में उनकी सरकार है और उन सीमाओं से घुसकर छत्तीसगढ़ पे पहुंचे। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का बयान है। तो घुसपैठिए लगातार चुनौती बने हुए हैं किसी भी राज्य के लिए, चाहे वो रोहिंग्याओं के रूप में हो या खास तौर पर बांग्लादेश से आकर यहाँ पर रह रहे लोगों को लेकर राजनीतिक रूप से भी लगातार बयाती होती रही हैं। यहाँ तक कि मैनिफेस्टो तक में इनको शामिल किया जाता रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिकेश सेन साहब, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के विधायक अटल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ में बिलासपुर से जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अटल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप अजय चंद्राकर समेत बीजेपी के नेता लगा रहे हैं कि घुसपैठिए जितने भी हैं ये कांग्रेस का वोट बैंक है। इसलिए जब आपकी सरकार यहाँ पर थी तभी यहाँ पर ये पले बढ़े और इनका तमाम दस्तावेज बने। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक अजय चंद्राकर जी बहुत ही संसदीय ज्ञान के और विद्वान आदमी हैं और मुझे लगता है कि उनकी झुंझलाहट है कि वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं।
आप बताइए कि आप ही कह रहे हैं कि पिछले 10 साल पहले उनका सब यहाँ पर पासपोर्ट बना, यहाँ पर आधार कार्ड बना, उनका बैंक में अकाउंट खोला। आपने ही कहा कि 15 साल पहले भी कुछ लोग आए हैं जिनके दस्तावेज बने। 5 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर वहाँ से बांग्लादेश से जो बॉर्डर की सीमा है उसको बीएसएफ देखता है, फिर वहाँ से कैसे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद छत्तीसगढ़ कैसे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब पाकिस्तान ने दिखा तो बांग्लादेश दिख रहा है। इनको केवल धर्म की राजनीति करके और वोट बैंक को मजबूत करना है। ये इसके समाधान के लिए कभी प्रयास नहीं करेंगे कि आखिर कहाँ से आया, कौन आया, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के देश के जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बांग्लादेश जाते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति के साथ समझौता करते हैं कि हमारे जो सबसे हमारे आका हैं अडानी जी, उनको बिजली सप्लाई का ठेका दे दिया जाए, और जैसी सत्ता परिवर्तन होती है तो वहाँ की बांग्लादेश की सरकार कहती है कि हम अडानी से बिजली नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं धंधा करने के लिए सब अच्छा है, और जब धंधा खराब हो जाए तो बोले बांग्लादेशी आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके सब लोगों का मति भ्रम हो चुका है। इनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है अजय चंद्राकर जी का कि इनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो इसका फ्रस्ट्रेशन वो यहाँ निकाल रहे हैं। हम तो कहते हैं कार्रवाई करो, देश विदेशों से जो भी लोग आए उन पर कार्रवाई करो। केवल स्टेटमेंट दे देने से 4 लोग गिरफ्तार हो गए, 6 लोग गिरफ्तार हो गए। आखिर कौन बसाया, कहाँ से बना, किसकी सरकार में बना, इसका कोई भी जवाब नहीं देगा। जैसे वो एक गाना था ना, हर कर्म अपना करेंगे आए वतन तेरे लिए, वैसे इनका नारा है हर कर्म अपना करेंगे है अडानी अंबानी तेरे लिए। इनके लिए सब अडानी और अंबानी के लिए। आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, इसलिए उनको बचाने का काम करते हैं, लेकिन यहां पर अटल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति यहां पर आप लोग करते हैं, इसलिए अपने वोट बैंक की चिंता में आप लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं और आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, हमारे विधायक साथी हैं अटल श्रीवास्तव जी, बड़े ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आज इनका बयान सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, अजय चंद्राकर का जहां तक आपका विषय है, वो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री पद के लिए या कोई उसके लिए कोई व्याकुल नहीं होता है। ये खुली लड़ाई जो होती है कांग्रेस में होती है, और एक बहुत ही विद्वान और मैच्योर्ड पॉलिटिशियन अजय चंद्राकर जी है, उनका एक राजनीतिक कद है और ये पूरे प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक कद है। इसलिए कोई भी टिप्पणी आप ना करें वरिष्ठ नेता के प्रति तो ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरा विषय है कि जो घुसपैठिए हैं, पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भूपेश बघेल जी की सरकार में सबसे ज्यादा हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ घटनाएं तो हमारे सामने में ही हैं। एक वरिष्ठ मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, विशेष धर्म के साथ थे। वो कवर्धा में उनके निवास स्थान में बाहर से बुलाए गए थे कुछ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जो शादी पार्टी में शामिल होने के लिए। फिर उनको उनके ही निवास में किराएदार के रूप में उन्हें रख लिया गया। ये मेरा सीधा आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निवास स्थान भिलाई 3, उससे मात्र 5 कदम की दूरी पे एक उद्योग की जमीन पर, जिसे मैंने विधानसभा में बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था, वहां पे 10 कदम की दूरी पे, 5 कदम की दूरी पे जो है कम से कम 500 बांग्लादेशी, उनको उद्योग की जमीन पे कब्जा करा के दे दिया गया, जिसे अभी हमने तोड़ने का भी काम किया है। और जिसमें लगातार दुर्ग पुलिस जो है एसपी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है और घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। निकेश जी, लेकिन इन सब के बीच में खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट भी है, वो हम भी स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि जो करीब 10,000 अवैध रूप से प्रवासी इस वक्त छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, सिर्फ रायपुर में ही अकेले 1,000 से ज़्यादा हैं। और इनमें भी जानकारी ये है कि 10-10 साल पहले, 15-15 साल पहले ये वहाँ से आकर यहाँ पर बसे। तो ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि तो 5 साल 10 साल पहले की बात है, तब तो आपकी सरकार थी। देखिए 10 साल पहले वाला आंकड़ा तो मैं मान नहीं सकता। पिछले 5 साल के मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस प्रकार से ये एक खुलासा भी हुआ है, ये छठी, मरनी, 13वीं, दसगात पार्टी रिसेप्शन के बहाने ये हमारे देश में इनको आमंत्रित किया जाता था। उसके बाद जाने का ये नाम नहीं लेते थे। यहीं पे उनका फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड ये बना के पिछले 5 सालों में इन्होंने दिया है। और देखिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 साल, अगर 10 साल पहले भी थी, मान लो अगर था, तो पिछले 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार का क्या फर्ज नहीं बनता कि वो क्या भारत के नागरिक नहीं है? वो मुख्यमंत्री थे, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? जैसे आज हम घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं,
बुलडोजर चला रहे हैं। तो क्या एक भी प्रकरण उन्होंने एक भी बार किया? ठीक है, ये अटल जी मेरा जवाब सवाल दीजिए है इसका अटल कि श्रीवास्तव 5 जी साल से। आपकी सरकार रही, अगर आपका ही कहना है कि आपके कार्यकाल से पहले यहां पर आकर बांग्लादेशी या तमाम अप्रवासी बस गए थे अवैध रूप से, तो आपकी सरकार ने कितने लोगों पर कार्रवाई की और क्या कार्रवाई की? जी देखिए इनकी सरकार को भी 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल में कल पहला केस इन्होंने उजागर किया कि 3 लोग पकड़े गए। ये 1.5 साल से क्या कर रहे हैं? 1.5 साल से इन लोग फील गुड में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बेच रहे हैं। अब जब समय आ रहा है बस्तर को लूटने का, तो अब आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी आ गए हैं। इनको ध्यान भटकाना है ताकि खजाना को लूट सके। इन लोग तो ढकबजन लोग हैं, इन लोग बस्तर की खनिज संपदा को लूटना चाहते हैं, इन लोग सरगुजा के कोयला को लूटना चाहते हैं और ध्यान भटकाने के लिए आम जनता का बांग्लादेशी आ रहे हैं। वही अगला बांग्लादेशी नहीं आ रहे हैं, ये वाली कथित लेकर प्रायोजित कर ऐसी कहानी करते हैं ताकि आप इस पर विश्वास करने लगे। ये अफवाहों को आरएसएस के नागपुर से वहां से अफवाहें फैलाना शुरू करते हैं कि अभी पाकिस्तान खत्म हो गया तो बांग्लादेश आ गया। क्यों आ गया भाई? बांग्लादेश के मंत्री कह रहे हैं कि हम अडानी से बिजली नहीं लेंगे, तो काहे के लिए गए थे नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश में? पूछना कैसे? और बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं। जिनको अगर धंधा करना है, गुजरात के धंधा तो ये धंधा करने के लिए किसी के आगे भी झुक जाएंगे, देश को बेचने के लिए झुक जाएंगे, ये धंधा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। ये अडानी अंबानी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं है, ये अडानी के नौकर है जो देश को चला रहे हैं। मिलेगा तो बुराई क्या है? मुझे ये भी बता दो अटल भैया, अडानी को आपने काम दिया था कि नहीं दिया था? अब अगर अडानी और अंबानी बस्तर में आके काम करते हैं और लोगों को रोजगार मिलता तो उसमें बुराई क्या है? ये भी मुझे बता दीजिए आप। एक मुझे बता दीजिए। और नक्सलियों का हमने सफाया किया, क्या गलत संपदा को लौट कर आदिवासी संस्कृति को कि नक्सलियों को हमने लूट कर, हमको ऐसा काम नहीं चाहिए। क्या काम नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए ऐसा काम, हमको ऐसा रोजगार नहीं चाहिए जो हमारी खनिज संपदा को। चलिए आप दोनों को तो सवालों के जवाब देने के लिए हमने यहाँ पे बुलाया है। मैं रुद्र जी के पास जाता हूँ क्योंकि उनके लिए भी मेरे पास सवाल है। रुद्र जी जाना चाहेंगे आपसे। आपने दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को इस वक्त भी सुना और लगातार भी आप सुन रहे हैं, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। ये घुसपैठियों की समस्या को लेकर जब भी कोई मामला निकल के सामने आता है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पर देखने को मिलता है। ये समस्या गंभीर है कि ये कैसे आ जाते हैं, कैसे इनके दस्तावेज बन जाते हैं, क्या कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, आखिर इस तरह के मामले निकल के सामने आते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको रुद्र जी? जी जैसा कि हम इस डिबेट पे भी सुन रहे हैं और लगातार इस बात को देख रहे हैं, मेरी समझ में ये राजनीति का विषय तो इसलिए हो जाता है क्योंकि राजनीतिक लोग जब बात करेंगे तो सियासत की ही बात करते हैं। हाँ। लेकिन ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, सुरक्षा का है, सुरक्षा व्यवस्था का है। और ये सबसे गंभीर सवाल है कि वो कितने साल से आए। जैसा आपकी रिपोर्ट में भी पता चल रहा है कि 10 साल से आए, 15 साल से आए और भी पिछले 5 सालों में आए, उसके पहले के 5 साल में आए। ये तो जांच के बाद ये शायद सामने आ सकेगा, लेकिन उनके सारे दस्तावेज बन जाते हैं। ये अपने आप में इस सवाल का जवाब है कि क्या मॉनिटरिंग नहीं होती? अगर मॉनिटरिंग होती तो ये सारे दस्तावेज उनके पास किस तरह से मौजूद है कि वो एक यहाँ भी नागरिक की तरह से रह रहे हैं। कितने लोग होंगे ये तो जानना, पता करना और इस बात की जांच करना तो सरकार के सिस्टम का, प्रशासन का काम है और वो इसको समय रहते सामने लाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अभी पिछले समय से ही इस मामले में कार्रवाई हुई है करके इतने लोग पकड़े गए हैं। अगर इतने लंबे समय से उनकी घुसपैठ थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं रही थी। और ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि संरक्षण था या नहीं था, लेकिन निगरानी में तो जरूर कहीं न कहीं चूक थी, जिसकी वजह से अगर बांग्लादेशी घुसपैठी छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में भी आकर रह रहे थे। अब आप समझिए कि हम पिछले कुछ समय से अगर इस बात को समझ रहे हैं कि देख रहे हैं कि अपराधों के आंकड़ों में भी जो बदलाव आ रहा है और जो हम अपने आसपास जो चीजें देख रहे हैं जो बदलते हुए, इसमें भी आखिर इन सब चीजों की तो कहीं न कहीं भूमिका होती है। तभी तो आज घुसपैठियों को रोकने के लिए बिल्कुल ये सुरक्षा का विषय है, जैसा कि रुद्र अवस्थी जी कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत गंभीर विषय है। इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी अपनी जगह पर है। हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर एक बार वो ग्राफिक्स हम दिखाएं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि कैसे आखिर ये घुसपैठिए आकर यहाँ पर अपने दस्तावेज बना लेते हैं। स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स दिखाइएगा। रिकेश जी जाना चाहेंगे आपसे, आ रहा हूँ आपके, अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूँ। रिकेश जी जाना चाहेंगे आपसे कि हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे स्कूलों से साठ गांठ कर, स्थानीय पार्षदों से साठ गांठ कर,
तमाम अलग अलग अधिकारियों से साठगांठ कर इनके आधार कार्ड, इनके पैन कार्ड, इनके पासपोर्ट से लगाकर बैंक अकाउंट से लेकर सारे दस्तावेज, राशन कार्ड तक इनके पास में है, वोटर आईडी कार्ड इनके पास में है। ये कैसे बन जाते हैं? ये कौन सा नेक्सस काम कर रहा है? इसको तोड़ने के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से अगर राजनीति से अगर हट के अगर मैं देश की सुरक्षा को लेकर अगर बातचीत करूं मैं, तो ये समझ लीजिए आप कि आज भी भारत देश में बहुत आसानी से जो है सभी दस्तावेज बन जाते हैं। इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई वो नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो स्थानीय रूप से पार्षद से, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे सरपंच हो, बड़े आसानी से ही चेहरा देख के कोई, अगर आप हितेश जी अगर मेरे पास आएंगे, किसी व्यक्ति को लेके, रुद्र अवस्थी जी को लेकर आएंगे और ये कहेंगे कि भाई ये इनका आप साइन कर दीजिए, मेरे मित्र हैं, तो मुझे 2 मिनट नहीं लगता, मैं साइन कर देता हूँ आपका चेहरा देखकर। ये अब कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इस पे एक नियम लाने की आवश्यकता है, और जिसके लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ही संवेदनशील है। अब दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। जो यहाँ के स्थानीय नागरिक है उन्हीं का ही, जो भारत के नागरिक है उन्हीं के ही दस्तावेज बने, इसके लिए जो है भारत सरकार जो है लगातार इस पे काम कर रही है। और ये बड़ा ही चिंता का विषय है। सरकारें कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से भी जो है, और जब क्राइम होता है उसके बाद पता चलता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिलाई दुर्ग में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लगातार बांग्लादेशियों की धरपकड़ हो रही है, जिसमें अभी एक संदिग्ध अवस्था में एक बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पुलिस की जांच में है। वो बड़े एक अखबार के पत्रकार हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिले हुए थे। ऐसे स्थिति में कैसे समझ पाएंगे कि कौन किसकी मदद कौन कहाँ कर रहा है? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस, जो छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस है, वो अब इस पर एक संवेदनशील। तो रिकेश जी, जैसा अभी आपने कहा कि आपने किसी पत्रकार का भी जिक्र किया, आपने बाकी लोगों का भी जिक्र किया, तो आप ये कैसे पुख्ता तौर पर कह पाएंगे कि कांग्रेस की ही सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है, इन्हीं का संरक्षण इनको हासिल है? नहीं, पिछले 5 सालों में, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है। आप देखिए, पिछले 5 साल में कवर्धा में जितने लोगों को बसाया गया वोट बैंक के कारण, मोहम्मद अकबर जी वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, और वो अपना एक वोट बैंक चाहते थे, मुस्लिम वो एक वोट बैंक चाहते थे। और ये कहीं कोई वो नहीं है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज को जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति थोड़ा आकर्षित रहते हैं। तो मुझे उन्होंने इस बात को अपना वोट बैंक समझ के बांग्लादेशियों को बसाने का काम मोहम्मद अकबर जी ने कवर्धा में किया है। तो वो अपने निवास स्थान पे फर्जी दस्तावेज। ठीक है, अटल जी जवाब दीजिएगा। बाकायदा नाम लेकर एक पूर्व मंत्री, बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, और कवर्धा का जिक्र कर रहे हैं, पाटन का जिक्र वो कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरपरस्ती में, उनके संरक्षण में ये सब होता रहा। दूसरा एक आरोप ये भी कि जनसांख्यिकी बिगाड़ने का काम कांग्रेस के काल में हुआ है, ये भी आरोप लगे, बताइए। देखिए, मोहम्मद अकबर जी जब पिछला चुनाव जीते थे तो पूरे छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में से सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले मोहम्मद अकबर थे। वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कवर्धा विधानसभा में 3,87,000 वोट्स हैं, और 3,87,000 वोट में वहाँ पर 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा मुसलमान नहीं हैं। उसके बाद भी अगर मोहम्मद अकबर जीत के आते थे तो उनके धर्म के कारण, उनके जात के कारण नहीं, उनके व्यवहार और उनके काम के कारण वो जीत के आते थे। इनका काम केवल एक चीज़ रह गया कि किसी मुस्लिम नेता का नाम आया तो ये पीछे पड़ जाते हैं कि ये क्यों भूल जाते हैं कि इस देश में 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी भारतीय हैं। इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का हाथ है। आरोप लगा देने बस से काम नहीं चलेगा। हमारे पास प्रमाण है। रिकेश जी लगातार कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है। आप लगा रहे हैं ऐसे नेता पर जो कि 5 बार विधायक रह चुका है। आपके मोहम्मद अकबर जी के निवास में बांग्लादेशी मिले थे। 4,000 से ज्यादा मुसलमान पूरे कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद वो 1 लाख वोट से चुनाव जीत के आते हैं। ये आप क्या बता रहे हैं? मैंने कहा उनके निवास स्थान पे बांग्लादेशी मिले। इनको धर्म के नाम पर लड़ाना है, इनको हिंदू मुस्लिम की बात करना है। जब भी मैं बोलता हूं कि जब अमेरिका के लोग भारतीय लोगों को हथकड़ी लगाकर, जूते मारकर प्लेन में भेज रहे हैं, तब देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? आप भी भेजिए नहीं, आप जितने बांग्लादेशी हैं सबको पकड़िए, वापस बांग्लादेश भेजिए प्लेन से। तभी मत, क्योंकि आपको वोटों की राजनीति करनी है, आपको समस्या का समाधान नहीं करना है, आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आपको धर्म की राजनीति करना है, इसलिए आप ऐसी बात करते हो। कोई भी बयान देंगे और मैं कोई भी बयान। ठीक है, आ रहा हूँ, दोनों के पास आ रहा हूँ। अवस्थी जी जाना चाहेंगे आपसे, क्योंकि पॉलिटिकली इस्तेमाल होता रहा है, वोट बैंक की बात लगातार होती रही है,
बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए वोटर आईडी कार्ड इनके बनवाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल होता रहा है। किस पार्टी ने किया, कितना लेवल पर किया, ये अलग विषय है, क्योंकि बात तृणमूल कांग्रेस की भी यहाँ पर आती है, विपक्ष की और पार्टियों की निकट भी आती है। ये पॉलिटिकली जिस तरह का इस्तेमाल की बात है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो संख्या से ही पता चलेगा कि अगर ये बड़ी संख्या है तो निश्चित रूप से राजनीति में ये बात तो जुड़ेगी कि इसका कोई चुनावी उपयोग हो रहा है, इसलिए इस तरह के घुसपैठ हो रहे हैं, अगर ये संख्या बड़ी है तो। और इसीलिए मैं पिछली बार भी कह रहा था कि इस बात की तो जांच होनी चाहिए, तभी ये चीज़ सामने आएगी कि एक तो किस समय में हुआ है। तो ये बात तो निश्चित रूप से है कि सिस्टम का फेल्यूर है, जिसके कारण से इस तरह की घुसपैठ होती है। और अगर वो घुसपैठ है, कोई वर्ग विशेष के लोग अगर किसी भी क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं, तो इससे तो उसका राजनीतिक लाभ और नुकसान जो वो भी स्वाभाविक रूप से समझ में आता है। इसलिए भी कहीं न कहीं अगर राजनीतिक दलों की इस मामले में इस रूप में दिलचस्पी होती है, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन इस बात को भी प्रमाणित करने की आखिर जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है। और जो हमारी सरकारी मशीनरी है, जो सिस्टम है, यही तो सामने लेकर आएगा कि आखिर किस क्षेत्र में संख्या कितनी आई है, क्या इसके कारण से वो आने वाले समय में वहाँ राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसा अभी आप कवर्धा क्षेत्र को लेकर भी चर्चा हो रही थी, उसमें भी हम समझ सकते हैं कि क्या वहाँ की वास्तु स्थिति क्या रही। ठीक है, तो रिकेश जी, यहाँ पर एक सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगातार उठा रहे हैं कि 2014 से लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप जिस तरह से दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर सरकार है, और उसके बावजूद भी अगर बॉर्डर क्रॉस करके असम के ज़रिए, पश्चिम बंगाल के ज़रिए या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के ज़रिए ये बांग्लादेशी बड़ी संख्या में अगर घुस रहे हैं, तो ये किसकी नाकामी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए बॉर्डर के थ्रू नहीं घुस रहे हैं, ये सीधा वीज़ा लेकर, सीधा जो है पासपोर्ट के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से कोई भी परिवार इन्हें आमंत्रित करता है शादी ब्याह में, और विधिवत तरीके से ये यहाँ पे आते हैं, और यहाँ आने के बाद अलग अलग राज्यों में ये फैल जाते हैं, और वहाँ फैलने के बाद ये किस दिशा में जाते हैं, उसके बाद इसकी जानकारी का अभाव होने की वजह से ये जैसे मैंने बताया रिकेश जी, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, तमाम चीजें हैं, वो सबका यही तो काम है कि किसका वीजा कब खत्म हो रहा है, उसको कब वापस लौटना है। जी जी, जैसे वो खत्म होना है, जाना है, पुलिस उसकी जांच भी करती है। आप जानते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, अब हमारा सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश ही 25 करोड़ का है, तो आप जानते हैं कि इतना बड़ा देश है भारत देश, 125 करोड़ लोग यहाँ पे निवास करते हैं। भूपेश बघेल जी के घर के बाजू में मैं विधानसभा में मामला उठाया कि वहाँ पे जो है 500 परिवार बांग्लादेशी निवास करते हैं आपके घर के बाजू में। तो मेरा बस इतना ही सवाल है, मैं सिर्फ अपने प्रदेश की, अपने शहर की बात करूंगा, 500 बांग्लादेशी वहाँ पे, क्या उसकी नजर माननीय मुख्यमंत्री जी पे नहीं गई थी? और ये विधिवत तरीके से बुला के शादी पार्टी में अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको यहाँ पे बसा दिया जाता है। मेरा इतना ही आरोप है और मेरे पास इसका प्रमाण है। जी बताइए, अटल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। और लगातार रिकेश जी कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है और प्रमाण के आधार पर ही वो आरोप लगा रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्ञान की बातें भी करना चाहिए, कुपर टाइप की बातें नहीं करना चाहिए। कोई वीज़ा लेके यहाँ पे आता है, हम लोग भी फॉरेन जाते हैं, जिस दिन हमारा वीज़ा ख़त्म होने वाला रहता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि आप रिपोर्टिंग कीजिए। भारत की केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कर रही है? जो लोग यहाँ वीज़ा लेके आ रहे हैं उनकी क्यों रिपोर्टिंग नहीं कर रही? किसकी गलतियाँ हैं? तो हमारे बॉर्डर से कैसे लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं? आप बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, आरोप लगाते हैं भूपेश बघेल जी के घर के बाजू में जमा हुआ है। क्या है भाई, कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? केवल आप लोग विधिवत तरीके से बांग्लादेशियों को बुला रहे हो, यहाँ पे बुला रहे हैं तो आप वापस भेजो वीजा खत्म होने के बाद। क्यों नहीं? आपकी सरकार, अरे आपके केंद्र में बैठे हुए विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? आपके केंद्र में बैठे हुए विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? कहाँ पर है वीजा, किसका खत्म हुआ है? क्यों सर उस पर बात क्यों नहीं होती है कि केंद्र सरकार केवल अडानी के लिए काम करे? चलिए रुद्र अवस्थी जी, समय की कमी है, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा कि चूंकि समस्या है, आपने बताया कि ये सिर्फ पॉलिटिकल समस्या नहीं है बल्कि ये देश की सुरक्षा से संबंधित विषय भी है। देश के संसाधनों पर देश के लोगों का ही हक होना चाहिए। बाहर से आकर अगर लोग यहाँ पर उसका दोहन कर रहे हैं तो ये गंभीर चिंता की बात है। क्या इसका हल होना चाहिए? आप बताइएगा क्या हल होना चाहिए, 30 सेकंड में बात रखिएगा सर।
देखिए, सीधे सीधे तौर पर तो हल इसका यही है कि निगरानी बहुत सख्त रखी जाए। अब जो भी प्रक्रिया है बाहर से आने वालों को, चाहे वो जिस वजह से भी हमारे यहाँ आते हैं, घुसपैठ करते हैं, अवैध तरीके से रहते हैं, तो इसकी इस पर निगरानी करने के लिए हमारे पास पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम को आखिर क्या उसकी जिम्मेदारी है कि उसे देखना तो चाहिए, और तभी जब तक आप सख्ती से इस पर निगरानी नहीं रखेंगे और शुरुआती दौर में ही उन्हें अगर इसके लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आप ये जो समय बता रहे हैं कि 10-10 साल से अगर लोग रह रहे हैं, तो ये सवाल तो उस सिस्टम के ऊपर ही है। बिल्कुल, सवाल सिस्टम के ऊपर ही है। सिस्टम का फेल्योर सीधे सीधे यहाँ पर इससे माना जा सकता है, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी है तमाम चीज़ों की निगरानी करने की, वही अगर निगरानी सही से नहीं हो पा रही है, तभी तमाम तरह के दस्तावेज आराम से बन जा रहे हैं, आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड से लेकर राशन कार्ड से लेकर तमाम, और कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो लिहाजा सिस्टम को टाइट करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर भी लूप होल्स हैं इन पर काम करने की ज़रूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई करने की बात लगातार सरकार करती है, गंभीरता से सिस्टम की नाकामियों को दूर करके अगर काम होगा तो इस पर लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि देश की सुरक्षा का भी विषय है। उम्मीद करते हैं कि काम होगा। नमस्कार।